हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और इंग्लिश मीडियम में आज अपने पार्ट नंबर 3 इसका डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है, देखो बच्चों, बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ये एक लॉ है, आपको पता है कि जैसे अपने पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर किया था उसमें कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था। अब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या है, एक लॉ है बायो और सावर्ट। इसको बायो पढ़ेंगे, इसको बायोट नहीं पढ़ना आपने, टी साइलेंट रहेगा इसमें। बायो सावर्ट्स लॉ, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एक लॉ दिया, ठीक है। और उस लॉ की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें डिफाइन किया था, बी से इसको शो करते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है लॉ की कि इस लॉ को आप करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज कर सकते हो, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है। इसके लिए यानी अगर आप ये तो चलो फिजिक्स की लैंग्वेज में हो गया, अगर सीधी बात करें तो आप इसको वायर के लिए लगा सकते हो। इस वाले लॉ को, जो करंट कैरिंग वायर होती है ना, उसके लिए इस लॉ को लगा सकते हो बस, और किसी चीज के लिए नहीं लगा सकते। कि अगर आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट है यानी सीधी लाइन में है कंडक्टर, या फिर आपकी कोई वायर है, तो उसके लिए आप ये वाला लॉ लगा सकते हो। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो तो इस लॉ की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, ठीक है। और ये वीडियो आपको प्रीमियर करके दी है मैंने, लाइव चल रही होगी, तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, उनको जोड़ो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो अपने देखो, आपको अच्छे यानी क्वालिटी की फिजिक्स करवाने की ट्राई करता हूं, तो कुछ अच्छा करता हूं, तो आप भी कुछ अच्छे की सपोर्ट किया करो जरूर। तो देखो बच्चों, अपने क्या करना है, अब इस लॉ को पढ़ना है। बायो और सावर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायो अलग सावर्ट अलग, लेकिन दोनों ने एक्सपेरिमेंट एक ही किया, यानी कि दो जनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और लॉ दिया अपना। और लॉ में एक चीज खास होती है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया जाता है। जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सर क्यों होता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, क्यों होता है, क्यों आप वाई आप वहां पे नहीं यूज कर सकते। कारण ये है क्योंकि आप उसको लगा के देखो, आपकी क्यों का आंसर मिल जाएगा, भी इस कारण होता है। आप अलग अलग मास के लिए उसको लगा के देखो, लगा के देखोगे तो आंसर आएगा आपके पास। तो वही चीज है कि ये वाला लॉ अप्लाई करके जब अपने देखते हैं तो बिल्कुल स्टीक सही बैठता है, तो इसका मतलब सही है लॉ। तो उन्होंने क्या किया कि अगर अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर ले ली अपने, वायर सीधी नहीं ली, बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी ले ली, अपने जनरल केस ले लिया। इस वायर की जो लेंथ है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, और इसमें अपने ज्यूम कर लेते हैं कि इधर आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस जो वायर की लेंथ है वो स्मॉल एल लेंथ है इस वायर की, समझ आई बात। तो बायो सावर्ट ने जो लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इस वायर पर एक क्या करो, वो कहते हैं कि एक आप स्मॉल इसमें एलिमेंट लो, वायर का स्मॉल पार्ट लो, और उसकी लेंथ क्या हो, डी एल लेंथ हो, यानी इसकी जो यहां से लेके और इस पार्ट की यहां पर लेंथ है, डी एल लेंथ लो, ठीक है। अब आपको एक चीज और, कि इस पूरी वायर के कारण आपको मैं ऐसे कह दूं भी यहां पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। तो बायो और सावर्ट कहते हैं कि आप क्या करो, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालने के लिए इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, ठीक है, और उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डीएल है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वो कहते हैं डीएल वेक्टर, इसको लिखेंगे, समझ आई बात। वेक्टर फॉर्म क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि b इज इक्वल टू, आपने वहां पे फॉर्मूला निकाला था f अपॉन क्यू वी साइन थीटा, तो वहां पे f भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, और v भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस कारण क्या है, b भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले की दोनों फॉर्म पढ़ेंगे, अपने वेक्टर फॉर्म और जनरल फॉर्म। पहले जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म। तो इस dl को जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो dl वेक्टर लिखोगे। अब वो कहते हैं कि आप क्या करो, ये dl एलिमेंट लो, और इस dl एलिमेंट से आप क्या करो, एज्यूम कर लो कि जो ये वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, और अगर वेक्टर में आप इसको कहोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। r इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और r वेक्टर इसकी क्या हो गया, वेक्टर, सॉरी, इसका आप कह सकते हो पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखो स्मॉल r इसकी डिस्टेंस है। अब बायो और सावर्ट कहते हैं कि जो स्मॉल r की डायरेक्शन है वो तो ये वाली है, ठीक है, और इसकी dl की जो डायरेक्शन लेनी है वो आपको करंट की डायरेक्शन में लेनी है। तो करंट की डायरेक्शन में dl की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आपको सेम। तो अब अगर इन दोनों के बिटवीन मैं कहूं तो यहाँ पे एंगल एक थीटा बनता है। क्या बनता है? dl और r के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा बनता है। ठीक है, ये क्वांटिटीज उन्होंने पहले डिफाइन की भी ऐसे करके। अगर अपने पास थीटा हो, r हो, dl वेक्टर लें, अपने इस p पॉइंट पर b की वैल्यू निकालनी हो, तो वो कहता कि आप इस dl एलिमेंट के कारण क्या करो, यहाँ पे db की वैल्यू निकाल लो पहले, यानी कि स्मॉल एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और पूरे के लिए इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बस। ठीक है, ये उसने कहा। अब आप कहोगे कि सर ये लॉ हेल्पफुल कैसे हुआ फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो उसके लिए उन्होंने 5 चीजें बताई। 5 चीजों से एक फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया। वो कहते हैं कि हम आपको 5 चीजें बताते हैं कि ये जो dB है आपका, यानी ये स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये 5 चीजों पर डिपेंड करता है। और उनसे उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हो, पूरी जो वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये चीज तो समझ आ गई सारी। ठीक है, भी dl एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट लिया, उसके कारण जो इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो dB है। dl वेक्टर भी लिख सकते हैं, r वेक्टर। जब वेक्टर फॉर्म लेंगे तब वेक्टर लिखेंगे, जब स्केलर फॉर्म लेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे तो तब अपने इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब जो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड dB है, सबसे पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो dB है ये I के प्रोपोर्शनल होता है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं, आपको सही तो दिख रहा है बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। dB प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। समझ आई इतनी बात? ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला। दूसरी चीज उन्होंने कही, देखो आपकी बुक में इसको dB ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को आप वेक्टर हटा के और ये हटा के डायरेक्ट भी लिखते हो तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, तो अब सेकंड जो उन्होंने चीज कही अपने लॉ से अकॉर्डिंग, वो कहते हैं कि dB है वो dl के भी प्रोपोर्शनल है। यानी जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसकी लेंथ के भी क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। अगर एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा लेते हो आप, तो जो आपका dB है मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड जो उन्होंने पॉइंट कहा, वो थर्ड पॉइंट था कि dB है जो आपका, ये जो आपने एंगल थीटा लिया हुआ है ना, उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, अगर आपका ये वाला एंगल आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर तो होती है 0, और 90 डिग्री पर कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी इंक्रीज होती है साइन की वैल्यू जब जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते हो। तो वो कहते हैं कि एंगल इंक्रीज होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। मान लो यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, और एक इससे थोड़े से ज्यादा एंगल पर निकाली, तो ज्यादा एंगल पर क्या आएगी, ज्यादा आएगी वैल्यू। समझ आई? तो ये एक मेन पॉइंट था उनके अकॉर्डिंग। अब फोर्थ नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि जो dB की वैल्यू है, ये वैल्यू जो R है आपका उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है एक हिसाब से। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो,
तो डी बी उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड 1/r² के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कि जो डी बी की वैल्यू है ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। ये 5 चीजें उन्होंने कही। तो अब इन 5 चीजों को मिला के उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। तो आपको पता है 4 चीजें तो अपने यहाँ पे है सामने, लेकिन 5वीं चीज उन्होंने डायरेक्ट कहा कि डिपेंड ऑन मीडियम। तो मीडियम के लिए कोई क्वांटिटी नहीं है, तो वही चीज होती है कि जब कोई क्वांटिटी नहीं होती है तो अपने क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो अपने इन 5 को मिला देते हैं, ठीक है। 5 को मिला के और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों, डी बी इज इक्वल टू इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं यहां से तो डी बी आपका इक्वल आ जाएगा, और यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है μ0/4π, और ये होता है आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में r², ठीक है। और ये μ0/4π जो क्वांटिटी है ये उन्होंने कहा कि किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। और ये उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया बायो सावर्ट ने। वो कहते हैं कि आप क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो वायर का, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लो, और फिर क्या करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो। समझ आई बात। तो अब क्या है, आप कहोगे कि सर μ0 यहाँ पे क्या है, तो ये μ0 अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 आया था, जिसको आपने क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। μ0 ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, और इसकी जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, यानी मीडियम चेंज होने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू इसकी वैक्यूम के लिए है, और वैसे अगर इसकी वैल्यू मैं लिखूं तो वो होती है 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या फिर सेकंड एक यूनिट है इसकी, वो है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। अब आप कहोगे कि सर हेनरी पर मीटर क्या होता है, तो ये 9th चैप्टर में आप इसको पढ़ लोगे, अभी इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेनरी किसकी यूनिट होती है, कैसे डिफाइन होती है, क्या इसकी वैल्यू होती है, वो सारा अपने 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ लेना। यहाँ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू याद रख लो। तो म्यू नोट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, जैसे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर वो उसकी होती है। तो वैसी वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो अब देखो ये काम आसान है कि जब म्यू नोट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये 4π से 4π तो कैंसिल, तो 10⁻⁻7 बचेगा, ठीक है। तो यानी इस म्यू नॉट अपॉन 4π की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट है वो आप यहां से निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो, तो ये आपके पास क्या आ गई, म्यू नॉट आ गई। अब इसके लिए अगर मैं मीडियम के लिए ये फॉर्मूला लिखूं, फॉर मीडियम, ठीक है, मीडियम के लिए यही फॉर्मूला लिखूं ऊपर वाला, तो हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये किसके लिए वैल्यू आ गई बच्चों, मीडियम के लिए आ गई। और अगर मैं यहाँ पे म्यू आर लिखता हूं तो इस म्यू आर को बोलेंगे रिलेटिव और क्या, परमेबिलिटी, PRMEABILITY, परमेबिलिटी, ठीक है। और ये म्यू आर जो होता है ये किसके इक्वल होगा, म्यू मीडियम अपॉन में म्यू नोट, इसके इक्वल होगा। ऊपर तो आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ऊपर तो आ जाएगा परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं परमेबिलिटी, और यहाँ आ जाएगा
परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। समझ आई बात? तो ये म्यू आर हो जाएगा, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी बोलेंगे। समझ आई? तो ये वही चीज है, अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक है, बस क्वांटिटीज थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, बाकी वही चीजें। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इसको उतार लो आप और फिर अपने आगे करते हैं। ठीक है, ये वाला लॉ क्या है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ऐसे का ऐसा ही, इसमें अपने चेंज नहीं कर सकते और ना ही किंतु परंतु कर सकते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहीं सर क्वेश्चन से बच रहे हैं, लेकिन बच्चों जहां पे क्वेश्चन का आंसर देने वाला होता है ना, मैं वहां पे आंसर जरूर देता हूं उसका। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे कि हर क्वेश्चन का आंसर मिले, जैसे पिछली बार पता क्या है, कई स्टूडेंट्स मेरे साथ जिद होगी, उनकी वो बात होगी कि सर 2 + 2 4 क्यों होता है, ये बात होगी। ठीक है, तो अब उनको मैं कहूँ कि ये 2 चीजें ले लो, ये 2 चीजें गिन के देखो 4 होगी, तो यही तो कह सकते हैं। अगर आपको कहे कि 2 + 2 4 कैसे होते हैं, तो आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे? 4 बार 1 को जोड़ दोगे। ठीक है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता जब ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। तो अब आप अगर कहोगे कि सर ये क्यों होता है, तो इसके क्यों का आंसर नहीं है। क्यों का आंसर मैं आपको इतना दे सकता हूं कि आप खुद करके देख लो, अगर ना आए तो फिर इसको गलत कह देना, और अगर सही आ जाए तो इसको सही मानना पड़ेगा आपको। तो रूल यही तो होता है, कोई भी लॉ बनता है फिजिक्स में, वो क्या है, अगर तो वो सही हो जाए, सभी जिस चीज के लिए उसने निकाला उस पर अप्लाई हो जाए तो सही है वो। ठीक है, डिपेंड करता है तो करेगा उस हिसाब से, तो वो आपको ऐसे का ऐसे मानना पड़ता है। समझ आई बात? जहां पे रीजन देना होता है किसी क्वेश्चन का, वहां पे मैं जरूर देता हूँ रीजन, बचता नहीं हूं मैं वहां से, आपके डाउट जरूर क्लियर करने की मैं ट्राई करता हूं। समझ आई इतनी बात बच्चों? तो अब आप क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा इससे आगे अपने करते हैं, थोड़ा सा और है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, वो है आपका वेक्टर फॉर्म। बायो सावर्ट के लॉ की क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म अपने कैसे लिखेंगे इसकी, ये वाला फॉर्मूला लेता हूं मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं आई, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, और अपॉन में लिख रहा हूं आर स्क्वेयर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज बना दिया आपने, तो ये देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी जब आप कूलम्स लॉ कर रहे थे, ई की वैल्यू वैसे तो होती है k/r², और जब अपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ आर कैप लगा देते हैं, और ये आर कैप क्या होता है, इसकी ई वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, उसकी फॉर्म में इस ई वेक्टर की वैल्यू होती है। समझ आई बात? तो ये आर वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अपने आर कैप यहाँ पे लगाया, लेकिन वो आर कैप अंदर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब आप कहोगे कि सर इस फॉर्मूले से ये कैसे आया, मेन बात आपकी ये होगी। ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले से इधर वाला कैसे आया वो समझो। मैं इस ब्रैकेट को ले रहा हूं ओनली, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, आर कैप। ठीक है, इसको ले रहा हूं, तो जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां आता है साइन थीटा, और यहां पे आता है एन कैप। ठीक है, एन कैप आता है, इस तरीके से इसको खोलते हो आप। तो अब वही चीज यहां पे है कि डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और आर कैप यहां पे लगाते हैं अपने। तो अब देखो क्या हुआ यहां पर, देखो बच्चों आपके पास, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखो डीएल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डीएल ही होता है, डीएल ही होता है। ठीक है, आर कैप का मैग्नीट्यूड आपको अगर पिछली बार वेक्टर पढ़े हो तो आई कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का वो कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा साथ में है ही, और आर कैप यहां पे आ जाएगा।
और आर कैप अगर आप यहाँ पे लगाते हो ऐसे आर कैप और डी बी वेक्टर लगाते हो, तो अब आप मुझे ये बताओ डी बी साइन थीटा आर कैप डी बी सॉरी डी एल साइन थीटा आर कैप डी एल साइन थीटा आर कैप, इधर डी बी वेक्टर है इधर डी बी वेक्टर है। तो मतलब ये वाली चीज इसका यही अपना रिजल्ट आ रहा है, यानी ये दोनों चीजें सेम है। तो इस कारण इस पूरे की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये वाला डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप लगा दिया। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आप देखो, अगर आपको मैं बताना चाहूँ ना यहाँ पे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो सिंपली कि डी बी वेक्टर बराबर म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वेयर और साथ में आर कैप आ जाएगा यहाँ पे। अब ये डीएल साइन थीटा आर कैप, इस पूरे को ही डीएल साइन थीटा आर कैप, इस पूरे को ही मैंने डीएल क्रॉस आर लिखा है, डीएल क्रॉस आर कैप लिखा है। तो इस कारण ये वाला क्या है, वेक्टर फॉर्म आपकी ये आ गई है। समझ आई इतनी बात आपको? ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी बात। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ कर दिया है, आप देख लो। इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो और यहाँ आर कैप लगा दो, तो ये वही आ जाएगा डी एल साइन थीटा आर कैप, और वो ऊपर वाला ही है, ये वाला रिजल्ट है। समझ आई इतनी बात? अब नेक्स्ट देखो, एक चीज और है कि आपको ये तो पता होगा कि जो आर कैप होता है वो आपके पास होता है, ऊपर तो आता है आर वेक्टर और नीचे आता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अपने सिंपली आर से शो करते हैं। अगर आपके पास आर स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये है कि आपने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके उसका स्क्वेयर किया हुआ, ये डायरेक्ट आर स्क्वेयर लिखते हो ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये इस फॉर्म है, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। और ये वाली चीजें मुझे अभी ना बता के, वेक्टर अगर आपने पढ़ा हो तो वो वहां से आपको ज्यादा समझ आएंगी। तो उसका क्या है, अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी समझनी मुश्किल हो जाएंगी। तो फिर आप क्या करना कि 11वीं क्लास की बुक उठाना और वहां से इनको पढ़ना। जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बता दिया, क्योंकि अब वेक्टर में नहीं उलझना चाहता मैं। तो इस फॉर्मूले को देखो, एक और फॉर्म में मैं बना रहा हूं। कैसे कि अगर मैं इसको कहूं डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है, और आई ये डीएल क्रॉस आर कैप है, और आपको पता है कि आर कैप और इनटू में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर वेक्टर के बराबर होता है, आर वेक्टर के बराबर होता है। आर कैप इनटू में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरे आर वेक्टर के बराबर होता है। तो इसको मैं डीएल को क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सॉरी आर कैप को आर वेक्टर लिख रहा हूं। आर कैप को आर वेक्टर कब लिख सकता हूं, जब उसको आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पे ऊपर भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो आपके पास ऊपर वाला मैग्नीट्यूड कहां चला गया, इसके साथ ही चला गया। इस आर कैप को उसने किस में बदल दिया, आर वेक्टर में बदल दिया। क्यों, और मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूं, क्योंकि आर कैप इनटू में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये हो गया। अब आर स्क्वेयर भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं लिख रहा हूं डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 और आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और अपॉन में आर क्यूब। ये या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों सेम है फॉर्मूले, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे आर कैप आर क्यूब आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया। तो इसको समझने के लिए अगर किसी बच्चे की कम समझ में आता है तो आपको वेक्टर वाला पूरा तैयार होना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, और उस पर अगर आप चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आपकी डिमांड हो। और अगर आपको आता है तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको देख लो। फिर अपने थोड़ा सा और टॉपिक रह गया, उसको करते हैं इसी में ही। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके पास थोड़ा सा टॉपिक है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक है, ये स्पेशल केसेस आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री,
तो जो डी बी की वैल्यू है वो देखो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो अगर यहाँ पे थीटा आपने 0 या 180 रखा, 0 डिग्री और 180 डिग्री रखा, तो क्या होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 और 180 की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपके पास एक सीधी वायर है और ये आपने वहां पे एलिमेंट ले रखा है, तो अब आपका क्या है, ये इधर वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो जो इसमें डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी यही होगी, ऊपर वाली, ठीक है। और जो आपने यहां पर आर ले रखा है, यानी कि पॉइंट जो ले रखा है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसी वायर पर ले रखा है, क्योंकि देखो आपके पास डीएल और यहाँ पे ये आर वेक्टर था, इसके बिटवीन एंगल थीटा था। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस वायर पर रख दूं तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यही था ना आपका पिछले जो अभी डेरिवेशन करवाया थीटा। तो थीटा को 0 के लिए या तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाए या वायर पे यहाँ पे आ जाए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये कंडीशन तो है। ऊपर अगर आपका पॉइंट मान लो ए पॉइंट है तो इसके लिए थीटा 0 होगा, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन भी अपर है और आर वेक्टर भी आपका अपर डायरेक्शन में है। और अगर मैं पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट नीचे लेता हूं तो इसके लिए थीटा 180 होगा, क्योंकि डीएल वेक्टर तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और आर वेक्टर आपका ऐसे है। तो यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा दोनों के बिटवीन 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आपका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, डी बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आप कह सकते हो कि इफ पॉइंट इज situated on the wire then b is equal to 0, क्योंकि d भी 0 है तो b भी क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा केस है जो कि if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब थीटा होगा तो साइन 90 डिग्री क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो जो डी बी की वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा तो 1 हो गया और अपॉन में आर स्क्वेयर। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वो कंडीशन होगी कि आपका जो वायर का ये डीएल है, ये उसमें करंट फ्लो हो रहा है और आर वेक्टर आपका बिल्कुल यहाँ पे, और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे आपने जो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपका आज का पूरा टॉपिक था बच्चों, ठीक है ना। तो इसके नोट्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे, तो करते रहे इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई की है। और इसमें लास्ट में कुछ थ्योरी रह गई है, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।